नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उतार चढ़ाव से पोर्टफोलियो में नुकसान का डर सताता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के बैलेंस फंड यानी हाइब्रिड फंड आपके लिए ही है। बैलेंस या फिर हाइब्रिड फंड ऐसे मॉडल पर काम करते हैं जिसमें फंड मैनेजर बाजार की वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी और डेट में एलोकेशन घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही फंड्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अनिश्चित बाजार में कम से कम प्रभावित ये कैसे रहते हैं और इन पर टैक्सेशन की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी आज करेंगे पूरी बातचीत। इस पूरे फंड का फंडा समझने के लिए, बैलेंस या फिर हाइब्रिड फंड का फंडा समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दे, मनी फ्रंट के एक सीईओ मोहित गांग और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं। मोहित और विश्वजीत, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज मनी गुरु में। यहाँ पर बैलेंस फंड की बात हो रही है, जैसा नाम से ही समझ में आता है कि एक संतुलन बिठाने का ये काम करते हैं। पहले मैं बहुत एक इंट्रोडक्टरी या मे बी हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू दिस कैटेगरी मोहित आपसे समझूं तो बैलेंस्ड जो फंड होते हैं वो किस तरीके से एक पोर्टफोलियो को संतुलित करते हैं, इक्विटी और डेट का रोल क्या है इनमें? जी स्वाति, थैंक यू वेरी मच। देखिए स्वाति, इसमें बैलेंस कैटेगरी जो है ये इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में सबसे बड़ी कैटेगरीज में इसका शुमार होता है। तो यहाँ पर जो एयूएम है, ओवरऑल जो साइज है इस कैटेगरी का वो बहुत ही बड़ा है। इसका कारण बहुत साफ है, बिकॉज इस कैटेगरी को थोड़ा, जैसे आपने वर्ड यूज किया, संतुलित संतुलित समझा जाता है, जहां पर इक्विटी और डेट का एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, एक पर्टिकुलर परसेंटेज में निवेश रहता है। वो निवेश हर कैटेगरी के हिसाब से, इसकी जो सब कैटेगरीज है उसमें वो निवेश चेंज होता रहता है कि कितना इक्विटी में और कितना डेट में रहेगा। बट इस कैटेगरी को इक्विटी की तरह रिस्की नहीं समझा जाता, उसे थोड़ा कम रिस्की समझा जाता है। और जहां पर लोगों को लगता है कि डेट में निवेश करने से उन्हें रिटर्न कम मिल रहा है या उन्हें रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वहां पर अगर आप इस कैटेगरी को इंक्लूड कर देते हैं उनके पोर्टफोलियो में, तो इससे उनके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है उसमें एक थोड़ा सा किकर आ जाता है, एक एडिशनल रिटर्न उनको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए ये कैटेगरी इतनी पॉपुलर है। और यहाँ पर निवेशकों को काफी हद तक इक्विटी टैक्सेशन भी मिल जाता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे इस शो में। किस किस कैटेगरीज में यहाँ पर इक्विटी टैक्सेशन का लाभ भी मिल जाता है निवेशकों को, और इसी कारण से ये कैटेगरी बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस है और इसे थोड़ा सा सेफ समझा जाता है। तो यहाँ पर निवेशक अमूमन काफी कंजर्वेटिव तरीके से खुश रहते हैं इसमें। ओके, तो कंजर्वेटिव तरीके से आपने बोला, राइटली बोला, खुश रहने के लिए ये कैटेगरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जैसा मोहित बता रहे थे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज है ये विद इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसके बहुत सारे प्रकार है जो हमने चलाए भी। बैलेंस एडवांटेज फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मॉडरेट हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन, इक्विटी सेविंग फंड। मतलब हर किसी के लिए सब कुछ है विश्वजीत जी। मतलब चाहे कैसा भी निवेशक हो, हाइब्रिड फंड की कैटेगरी या फिर बैलेंस फंड की कैटेगरी जिसको कहते हैं, किसी को निराश नहीं करेगी। हर किसी के लिए सब कुछ है। और इसमें शायद सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से, जो हम एम्फी की डेटा भी देखते रहते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड एंजॉय करता है। क्योंकि जो एक बाजार में हम उतार चढ़ाव देखते हैं उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है विश्वजीत जी? जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट जो बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसे डैफ भी कहते हैं या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से जाना जाता है, सेबी ने जितने भी फंड्स बनाए हैं उनका बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन उसके नाम से ही पता लग जाता है। तो जैसे कि इसको बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। तो डायनेमिक का मतलब ये है कि जैसे ही फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट का उतार चढ़ाव के हिसाब से उस फंड को आराम से कंट्रोल करते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट फेवरेबल है तो वो इक्विटी की तरफ एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। और अगर उनको लगता है कि अभी मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है तो वो उसका एक्सपोजर डेट की तरफ ले आते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 0 से लेके 80% तक, 90% तक आप इक्विटी में जा सकते हैं या फिर आप डेट में जा सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स को एक बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है निवेशकों के लिए, क्योंकि इसमें आपको फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि इक्विटी का रिटर्न्स भी मिल जाता है और जहां सेफ्टी की जरूरत है तो वो डेट का भी समय समय पे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये अच्छे रिटर्न्स भी इसमें उम्मीद की जा सकती है और जो रिस्क है वो भी काफी कम हो जाता है,
किसी और डेट के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से ये निवेशकों में बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे फंड्स इसमें जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है, वो भी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करते हैं, और जिनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वो भी अपना बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश करते हैं। स्वाति जी। बिल्कुल। मोहित, अभी जिस तरीके का बाजार है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड किसी के पोर्टफोलियो में अगर होगा तो उसने कैसे उस निवेशक के पोर्टफोलियो को किसी भी उतार चढ़ाव से बचाया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपसे जानूं, काफी हद तक विश्वजीत जी ने इसको अच्छे से समअप किया है। अगर आप एक एग्जांपल दे पाएं, और कुछ फंड्स के जरिए भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी जो इक्विटी और डेट का जो ये प्रपोर्शन होता है, मतलब अराउंड 30 to 80% इक्विटी बैलेंस एडवांटेज फंड में हम देखते हैं और बाकी रिमेनिंग जो है वो डेट में होता है। कौन से फंड में क्या एलोकेशन है, अगर कुछ फंड के एग्जांपल आप दे दो। जी स्वाति, आई थिंक ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन का जो फाइनल डिसीजन है वो आपने फंड मैनेजर पर छोड़ दिया है। तो जब निवेशक खुद से ये तय नहीं कर पाता है काफी बार कि मुझे कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, अभी मार्केट ऊपर चला गया है, अभी क्या मैं इक्विटी कम करूं, अभी मार्केट गिर गया है तो क्या ये सही समय है वापस इक्विटी में एंट्री करने का। तो जब आप ये सब निर्णय खुद से नहीं ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप एक ऐसा फंड इंक्लूड कर लीजिए जो कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का हो। तो ये जो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग जिसे बोलते हैं, अगर मार्केट बहुत ऊपर चढ़ जाता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो हम जो सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, तो उसके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जब मार्केट बहुत, और ये जो फंड है ये काफी सालों पुराना फंड है, और यहाँ पर जो डेट इक्विटी रेशियो डिटरमिन होता है स्वाति, वो मार्केट के पी रेशियो और पीबी रेशियो के कॉन्सेप्ट पर वो डेट इक्विटी रेशियो को चेंज करते हैं। तो जब मार्केट का वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है, जैसे अभी है कि मार्केट का वैल्यूएशन फंड हाउस और उनकी मैनेजमेंट टीम के हिसाब से थोड़ा महंगा हो गया है, तो उन्होंने इक्विटी को कम कर कर जो नेट इक्विटी है, जो प्योर इक्विटी, उसे कम कर कर 36% पर वो लेके आ गए हैं अभी फंड में, और उन्होंने डेट को 26% पे रखा है, और बाकी का जो 36% है अभी फिलहाल के लिए वो उन्होंने आर्बिट्राज और कैश में डाल दिया है। तो ऐसा करने से उन्होंने फंड को काफी सेव कर दिया है, काफी कंजर्वेटिव कर दिया है, बिकॉज प्योर इक्विटी जो है वो बहुत कम है, पर टैक्सेशन फिर भी इक्विटी का मिल रहा है क्योंकि ओवरऑल एलोकेशन इक्विटी का उन्होंने 36+36 करके 65 के ऊपर रखा है। पर अगर आप ऐसे ही दूसरे फंड को देखेंगे इस कैटेगरी में, तो जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहाँ पर जो प्योर इक्विटी है स्वाति वो कुछ 68% के आसपास है। तो इसका मतलब यह है कि फंड हाउस अभी भी इक्विटी पर बुलिश है, और उन्हें लगता है अभी भी यहाँ पर इक्विटी की रैली की उम्मीद है, और उन्होंने डेट को कम रख रखा है अपने पोर्टफोलियो में। तो अलग अलग बैलेंस एडवांटेज फंड अलग अलग फॉर्मूला पर काम करते हैं, और ये बहुत ही डायनेमिक तरीके से डेट और इक्विटी रेशियो को चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे निवेशक जो कि खुद से निर्णय ना ले सके, उन्हें चाहिए कि ऐसे एक कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में लें जिसमें ऑटोमेटिक आपका एसेट एलोकेशन चलता रहे। ओके, तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड की बात हुई। एक और फंड जो इस कैटेगरी में है, उसकी भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या जो उसकी खासियत है वो और भी ज़्यादा अनोखी है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की हम बात कर रहे हैं। मतलब जब हम एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, कहते हैं कि हर एक एसेट में आपका एक संतुलित एलोकेशन होना चाहिए जिससे कि किसी भी रिस्क को आप संभाल पाएं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्योंकि विश्वजीत जी गोल्ड का भी एक मिश्रण होता है, ये एक वजह हो सकती है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी निवेशकों की एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल स्वाति, अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस, 90% सक्सेस आपकी राइट एसेट एलोकेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए और इक्विटी भी होना चाहिए, और कुछ हद तक और एसेट क्लासेस भी जोड़ी जा सकती हैं। जैसे कि एक बैलेंस थाली है, आपकी बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए और मिनरल्स चाहिए। ऐसे ही अच्छी एसेट एलोकेशन में ये सारे ही एसेट क्लासेस का होना बहुत जरूरी है। गोल्ड भी एक हेज है, जो अगर 10% अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता है तो वो एक अच्छा हेज करता है और आपको रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है। और इक्विटी में जैसा थंब रूल बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज, आपका इक्विटी में निवेश होना चाहिए और बाकी का आपका डेट में होना चाहिए। तो ये मल्टी एसेट फंड जो है ये आपका बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर देता है, ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन कर देता है, क्योंकि मिनिमम 10%
आपको एक एसेट क्लास में निवेश करना ही है, क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइंस है। तो मेरे हिसाब से 10% गोल्ड के आने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क थोड़ा सा उसमें से और कम हो जाता है। और फंड मैनेजर के पास फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाना चाहे तो वहां पे भी बढ़ा सकते हैं और इक्विटी के रिटर्न्स भी लिए जा सकते ओके। और इस कैटेगरी के मोहित, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी के कौन से फंड्स हैं और उनका जो इक्विटी टू डेट का रेशो है वो क्या कहता है? स्वाति, ये जो कैटेगरी है ये एक तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे मिला जुला संगम जिसे मैं बोलूंगा वैसा कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी ही स्ट्रीम्स आकर एक तरह से मिल जाती हैं और फंड हाउसेस ने इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा इनोवेशन कर दिया है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, और जैसा विश्वजीत ने बताया कि आपको मिनिमम 10% एलोकेशन किसी भी कैटेगरी में होना चाहिए, और यहाँ पर 3 एसेट्स कंपलसरी है, वो है कमोडिटीज, डेट एंड इक्विटी, और मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए। तो अब आईसीआईसीआई ने क्या किया है, यहाँ पर उनका इक्विटी जो फिलहाल है आज की डेट में वो है कुछ 54% के आसपास, और डेट करीब 10% के आसपास उन्होंने मेंटेन किया है, और उन्होंने कमोडिटीज में भी 10% के आसपास मेंटेन किया, और जो अदर कैटेगरीज है वहां पर उनका कुछ 25% के आसपास, 26% के आसपास कुछ एलोकेशन है। अब अदर्स में स्वाति, उन्होंने सिल्वर भी इंक्लूड किया है, उन्होंने क्या बोलते हैं रीट्स और इनविट्स को भी एक एलोकेशन दिया है, उन्होंने थोड़ा सा ऑयल के फ्यूचर्स का भी एक एलोकेशन दिया है। तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें भी इसमें मिक्स कर दी है। तो जहां कमोडिटी का सवाल आता है, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फंड हाउसेस वहां पर गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का भी एलोकेशन दे रहे हैं। तो आपको एक गोल्ड और सिल्वर का एक अच्छा मिश्रण मिल जाता है। डेट और इक्विटी तो आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे ही, उसके साथ में जैसे निपॉन मल्टी एसेट फंड है, उसकी खास बात यह है स्वाति कि वहां पर उन्होंने 17% के आसपास फॉरेन इक्विटी भी दे रखा है। तो आपको इंटरनेशनल इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी, डेट, कमोडिटी के अंदर में गोल्ड, सिल्वर, आपको सभी तरह का एक्सपोजर ये फंड हाउस देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग, अब जैसे टाटा का मल्टी एसेट फंड है, वहां पर भी आपको सिल्वर एक्सपोजर गोल्ड के साथ मिलता है। और एक और फंड है एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज, वो सिर्फ ट्रिपल एडवांटेज कहलाता है, और वहां पर सिर्फ इक्विटी, डेट और गोल्ड है। तो निवेशकों को यहाँ पर भी चाहिए कि उन्हें जिस तरह का एलोकेशन चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि सारे ही एसेट क्लासेस उनके पोर्टफोलियो में मिल जाएं, सबका कुछ अच्छा संतुलन रहे और सबके कुछ डायनेमिक तरीके से मिश्रण चेंज होते रहे, तो वो इन कैटेगरीज में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज के साथ साथ रीट, इन्वेट्स, कभी इंटरनेशनल इक्विटी, इन सभी का एक्सपोजर एक जगह एक तरीके से मिल जाता है। ओके। एक और कैटेगरी है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है विश्वजीत जी, इक्विटी सेविंग स्कीम। इसमें इक्विटी सेविंग स्कीम में आर्बिट्राज फंड में भी कुछ प्रतिशत होता है जो निवेश इक्विटी सेविंग स्कीम्स का जाता है। इसकी क्या खासियत है? जी बिल्कुल स्वाति जी, इसमें भी बहुत अच्छा जो देखा गया है कि आर्बिट्राज में एक्सपोजर करने की वजह से इसको एक इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो बहुत सारे निवेशक जो चाहते हैं कि डेट के रिटर्न्स मिले और जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो इक्विटी का मिल जाए, तो ये एक बड़े जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं या 30% टैक्स ब्रैकेट में है, उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाता है। हालांकि इसमें रिटर्न्स कोई बहुत ज्यादा नहीं रहती हैं, 6-7% के करीब रिटर्न्स रहती हैं, बट क्योंकि डेट के रिटर्न्स आ रहे हैं और इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये एक इसलिए अट्रैक्टिव बन जाता है निवेशकों के लिए। इसमें भी मैंने देखा है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विटी का जो एक्सपोजर है 20-25% है, लेकिन आर्बिट्राज का ऐड करने की वजह से वो 65% जो मिनिमम होना चाहिए इक्विटी का टैक्स एडवांटेज लेने के लिए, वो मिल जाता है। और यही एक चीज है जो इसको अट्रैक्टिव बनाती है निवेशकों के लिए। ओके। और वेरी क्विकली मोहित, कौन से फंड्स इक्विटी सेविंग्स फंड के हैं, स्कीम के हैं, जो कि जी आपके लिहाज से आजकल अच्छा कर रहे हैं? जी स्वाति, तो यहाँ पर आप ये 3 फंड्स कंसिडर कर सकते हैं स्वाति, कोटक इक्विटी सेवर फंड, एक्सिस इक्विटी सेवर एंड आईसीआईसीआई इक्विटी सेवर। सभी में इक्विटी जो है वो कुछ 20 से 40% के बीच में है, और आर्बिट्राज का कंपोजिशन ज्यादा है। ये कैटेगरी बहुत ही कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए है। तो इसमें जैसा विश्वजीत ने कहा कि रिटर्न इतने हाई नहीं होते हैं, बट अगर आपको एक सेफ और डेट से थोड़ा ज्यादा एडिशनल रिटर्न चाहिए, तब आप इस कैटेगरी को एलोकेशन दे सकते हैं। तो आज के म्यूचुअल फंड गाइड में बात हम करेंगे बैलेंस फंड या फिर हाइब्रिड फंड में किस तरीके से टैक्स लगता है और किन के लिए है फंड।
मनी फंड के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ है और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से भी हम बातचीत कर रहे हैं। मोहित, अब जब इतने प्रकार के जो बैलेंस फंड है या फिर हाइब्रिड फंड जिन्हें कहते हैं, इक्विटी और डेट दोनों का कंपोनेंट इसमें होता है, तो ये जानना और समझना भी जरूरी है कि इनका जो टैक्सेशन प्रक्रिया है, टैक्सेशन लगता कैसे है ऐसे हाइब्रिड फंड्स में? जी स्वाति, तो देखिए जो एक रूल है सेबी का, वो उस हिसाब से बोलता है कि अगर किसी भी फंड में 65% या उससे ज्यादा इक्विटी एलोकेशन है, तो उसका जो टैक्सेशन होगा वो इक्विटी टैक्सेशन होगा। और आपका डेट एलोकेशन अगर 35% से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो डेट टैक्सेशन उसमें लगने लग जाता है। और जो इक्विटी टैक्सेशन है, वो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्सेशन 10% है और पहले 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं होता। और जो शॉर्ट टर्म इक्विटी टैक्स है वो 15% पर है। डेट में क्या होता है कि आपका जो टैक्स का रेट है, अगर आपका शॉर्ट टर्म है, तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन 3 साल हो जाती है डेट फंड्स में। आपका शॉर्ट टर्म 3 साल तक अगर आपने होल्ड किया है, 3 साल के नीचे, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा और शॉर्ट टर्म पे आपकी मार्जिनल रेट पे टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट पर है, तो आपको पूरा टैक्स लग जाता है डेट के शॉर्ट टर्म गेन्स पे। तो जो बैलेंस्ड फंड्स हैं, यहाँ पर सिर्फ जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है, जहां पर डेट का एलोकेशन ज्यादा रहता है, सिर्फ वहीं पर डेट टैक्सेशन आता है। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जैसे कि अग्रेसिव हाइब्रिड, इवन इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी, यहाँ पर अमूमन इक्विटी एलोकेशन 65% से ज्यादा रहता है, तो इक्विटी टैक्स आ जाता है। सिर्फ जो बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड है स्वाति, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वेटेड एवरेज एलोकेशन इक्विटी में पूरे साल कितना रहा है। तो ये फंड हाउसेस डिक्लेयर करते हैं हर साल। वो मोस्टली कोशिश कर इसे 65 के ऊपर रखते हैं, और अगर 65 के ऊपर रहेगा तो आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल जाता है इन स्कीम्स में भी। यहाँ पर देखने वाली बात एक ये है कि लोग इनका चुनाव इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर अलग से मैं गोल्ड में निवेश करने जाऊं या फिर अलग से मैं डेट में निवेश करने जाऊं, तो मुझे इक्विटी का टैक्सेशन नहीं मिल पाता, और टैक्स इफेक्टिव रिटर्न्स जो है मेरे डेट फंड्स में, प्योर डेट फंड्स में कम हो जाते हैं, इवन गोल्ड फंड में कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप मल्टी एसेट का चुनाव करते हैं, तो आप ये एसेट अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड भी कर लेते हैं और टैक्सेशन के लिहाज से आपको इक्विटी टैक्सेशन भी मिल जाता है। तो एक तीर से आप दो शिकार कर लेते हैं और आपको दोनों एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो हाइब्रिड फंड की टैक्सेशन प्रक्रिया को हमने समझा मोहित से। विश्वजीत जी, क्योंकि है तो बहुत प्रकार के फंड, लेकिन कंफ्यूजन भी रहती है निवेशकों में कि सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, तो किस तरीके के हाइब्रिड फंड को चुना जाए। तो इतनी सारी कैटेगरीज में कौन सा फंड कैसे निवेशक के लिए है, ये जानना जरूरी है। और क्या एक प्रपोर्शन रखा जाए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए? क्या हर एक ऐसे फंड को शामिल किया जा सकता है, या फिर मार्केट की अनिश्चितता से बचने के लिए कुछ फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल स्वाति जी, बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आपने शुरू में बोला भी था, कि ये सबके लिए बना हुआ है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है म्यूचुअल फंड के अलावा जो इतनी सारी एसेट क्लासेस के साथ डील करता हो, जहाँ पे आप इतनी सारी एसेट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं एक साथ। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए इक्विटी सेविंग स्कीम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें रिस्क जो है थोड़ा कम है और फंड से कंपैरिजन में। और अगर हम इनको कंपेयर करें प्योर इक्विटी फंड से, तो ये बहुत कम रिस्क है, क्योंकि ये इसमें आर्बिट्राज इन्वॉल्व हो जाता है। और आपको टैक्स ट्रीटमेंट, जैसा मोहित जी ने बताया, वो आपको इक्विटी का ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, तो आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड्स है या मल्टी एसेट क्लास फंड्स हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा रिस्क लेके आपके पास एक अच्छे खासे रिटर्न आने की भी उम्मीद हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रहता है और फंड मैनेजर इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करते हैं और अच्छे रिटर्न लाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा भी देखा गया है, कभी कभी आपके पास पैसा ज्यादा लंबा समय के लिए नहीं होता है, तो आप आर्बिट्राज फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जो कम समय के लिए आप उसमें निवेश करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ले देके बात सारी ये है कि आपको डेट से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, इक्विटी का ज्यादातर टैक्स ट्रीटमेंट मिल जाता है, और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने फंड का चुनाव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो स्विच करते हैं फंड मैनेजर, जो उन फंड की जो खास बात है कि डेट और इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और सारे टैक्स ट्रीटमेंट का एडवांटेज आप नहीं ले पाएंगे।
तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा, ये जो हाइब्रिड फंड है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी एसेट एलोकेशन भी हो जाती है, ऑटोमेटिक रीबैलेंस हो रहा है, फंड मैनेजर अपने आप रीबैलेंस कर रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, निवेशक के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमोशनल बायसेस आ जाती हैं। देखा गया है कि हम लोग, हर निवेशक ये सोचता है कि मैं सस्ते में खरीदूंगा और जब मार्केट ऊपर हो जाएगी तो बेच दूंगा, पर नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता। जब ऐसा, क्योंकि हम जब मार्केट गिर रही होती है तो हमें लगता है कि मार्केट और गिर जाएगी, और जब मार्केट बढ़ रही होती है तो हमें लगता है कि अभी और बढ़ेगी, तो मैं होल्ड करता हूँ, थोड़े समय बाद बेचूंगा। तो ये जो इमोशनल बायसेस हैं, ये हाइब्रिड फंड इसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। काफी और इंपॉर्टेंट आप, आपने बात कही है कि हाइब्रिड फंड जो है इमोशनल बायस को बहुत हद तक दूर रखने का काम करता है, और ये एक मॉडल ही है ऐसा जो कि हर एक किस्म के हाइब्रिड फंड में हम जरूर यहाँ पर देखते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे, समय इतना ही है हमारे शो में चर्चा करने का। विश्वजीत जी और मोहित, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।